हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में फ़ाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मेरी उम्र करीब 22 साल की थी। उसी साल दिसंबर में मेरी मौसी के बेटे की सगाई होनी थी। पूरा परिवार मौसी के गांव में जमा हो गया था। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लोग गाने गा रहे थे, बच्चों की दौड़ भाग चल रही थी। उसी भीड़ में मेरी वह चाची भी आई थी। वो मेरे पापा की दूर की रिश्तेदार बहन की पत्नी थी। उनका नाम सुधा था। सुधा चाची देखने में बहुत सादगी भरी और सम्मानजनक लगती थी। उनका रंग हल्का गेहुआ था। उम्र शायद 34-35 साल के आसपास रही होगी। चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी छुपी हुई लगती थी। वो मेरी मम्मी से बात कर रही थी। मैं उनके पास ही खड़ी थी और चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। बातों के बीच उनका ध्यान मुझ पर पड़ा। उन्होंने मुझे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर मम्मी से पूछा, ये कौन सी बेटी है आपकी? मम्मी ने मुझे उनके बारे में बताया। जब सुधा चाची को पता चला कि मैं उनकी भतीजी हूँ, तो वो मम्मी के सामने ही मुझसे हल्का हल्का मजाक करने लगीं। मम्मी पास में खड़ी थीं, इसलिए मैं बस शर्मा कर मुस्कुराती रही। तभी मम्मी को किसी और रिश्तेदार ने आवाज़ लगाई और उन्हें अपने पास बुला लिया। मम्मी ने कहा, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। और वो चली गईं। अब हम दोनों वहाँ खड़े थे। मैं थोड़ी झिझक रही थी। सुधा चाची ने बात शुरू की, तो रिया बेटी, तुम किस क्लास में हो? मैंने नज़रें नीची करके कहा, चाची, मैं कॉलेज में फ़ाइनल ईयर हूँ। इस साल मेरे एग्ज़ाम हैं। सुधा चाची मुस्कुराते हुए बोली, वाह, तो हमारी भतीजी अब बड़ी हो गई है। पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, ठीक ठाक चल रही है चाची, लेकिन थोड़ा प्रेशर रहता है। उन्होंने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखकर कहा, अरे प्रेशर तो हर किसी को होता है, लेकिन तुम स्मार्ट लगती हो। सब अच्छा हो जाएगा। उनकी आवाज़ में एक अपनापन था जो धीरे धीरे मेरी झिझक को कम कर रहा था। फिर बातों बातों में उन्होंने पूछा, क्या कोई अच्छा दोस्त है या बस पढ़ाई ही चल रही है? मैं हड़बड़ा गई और बोली, नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं। वो हंस पड़ी, अच्छा, इतना शर्मा रही हो, कोई बात नहीं, पढ़ाई पहले कर लो। हम दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी में एक सादगी थी जो दिल को छू जाती थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अच्छा, अब मैं जाती हूँ, कुछ काम है, लेकिन तुमसे फिर बात करूँगी। उन्होंने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और चली गई। मैं वहीं खड़ी रही। मन में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसके बाद जब भी मौका मिलता, सुधा चाची मुझसे छोटी छोटी बातें करती। कभी पढ़ाई के टिप्स देती, कभी परिवार की पुरानी बातें सुनाती। उनकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे आकर्षित कर रही थी। एक दिन शाम को मैं घर के पिछवाड़े वाले बगीचे में अकेली बैठी हुई थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सगाई की तैयारी का शोर दूर से आ रहा था। तभी सुधा चाची वहाँ आ गईं और मेरे पास बैठ गईं। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने पूछा, रिया बेटी, तुम्हारे एग्ज़ाम को कितने दिन बाकी हैं? मैंने जवाब दिया, चाची, अभी तो 3 महीने हैं। यहाँ से लौटकर फिर पढ़ाई की टेंशन शुरू हो जाएगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो एंजॉय करो, शादी सगाई का माहौल है। बाद में मन लगाकर पढ़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। फिर हमारी बातें इधर उधर घूमने लगीं। मैंने उनसे चाचा जी के बारे में पूछ लिया, क्योंकि चाचा जी से मेरा ज़्यादा परिचय नहीं था। सुधा चाची ने बताया, तुम्हारे चाचा दिल्ली में रहते हैं, वहाँ एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। उन्हें छुट्टी नहीं मिली, इसलिए सगाई में नहीं आ पाए। मैंने हल्के से कहा, चाची, दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, आप तो वहाँ घूमने फिरने का मज़ा लेती होंगी। मेरी बात सुनकर सुधा चाची का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी मुस्कान जैसे जम गई। आंखें एक पल के लिए खाली हो गईं। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर बनावटी मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटी, दिल्ली बहुत बड़ा है। लेकिन उनकी आवाज़ में वो पुरानी चमक नहीं थी। वो जल्दी से उठी और बोली, अभी कुछ काम रह गया है, मैं आती हूँ। और वो चली गई। उनका चेहरा जाते जाते बहुत कुछ कह गया। मैं वहीं बैठी रह गई। मन में सवाल उठने लगे, क्या चाची और चाचा के बीच कुछ ठीक नहीं है? उनकी वो अचानक उदासी क्यों? मैंने खुद को समझाया कि यह उनकी निजी बात है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकती। लेकिन कहीं न कहीं उनकी वो बुझी हुई आंखें मेरे दिल में बस गईं।
रात हो गई। सबने खाना खाया और छत पर सोने की तैयारी की। मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गई। मेरे आसपास कई रिश्तेदार सो रहे थे। रात करीब 11:30 बजे किसी के आने की आहट हुई। मैंने देखा तो अंधेरे में सुधा चाची आ रही थीं। वो मेरे पास आईं और धीरे से बोलीं, रिया बेटी, जाग रही हो? मैं उठकर बैठ गई और पूछा, हाँ चाची, क्या हुआ? उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया और कहा, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, ज़रा देखो तो। मैंने देखा तो सिर्फ फ्लाइट मोड ऑन था। मैंने उसे ऑफ करके दे दिया। फ़ोन काम करने लगा। सुधा चाची ने कहा, थैंक यू बेटी। लेकिन उनकी नज़रें मेरी आंखों में कुछ देर टिकी रहीं, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हों लेकिन कह नहीं पा रही हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, रिया, नीचे बाथरूम जाना है लेकिन अंधेरा बहुत है, डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने तुरंत कहा, हाँ चाची चलिए। मैं चप्पल पहनकर उनके साथ सीढ़ियाँ उतरने लगी। पूरा आंगन शांत था, सिर्फ दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। सुधा चाची मेरे बहुत पास चल रही थीं। बाथरूम पहुंचकर मैं बाहर खड़ी हो गई और बोली, चाची आप जाइए, मैं यहीं हूँ। वो अंदर चली गईं। कुछ देर बाद बाहर आईं। पल्लू संभालते हुए उन्होंने कहा, थैंक यू बेटी, अकेले जाने का मन नहीं कर रहा था। हम वापस छत पर आने लगे। जब हम छत पर पहुँचे तो मैंने देखा कि मेरी जगह पर कोई और सो गया था। वो सरक कर आ गया था। मैं उसे उठाने ही वाली थी कि सुधा चाची ने धीमी आवाज़ में कहा, रिया, उसे मत उठाओ, मेरे बिस्तर पर जगह है, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं अकेली ही सो रही हूँ। मैं एक पल ठिठकी, लेकिन फिर उनके पीछे चल पड़ी। उनका बिस्तर छत के कोने में था, जहाँ हवा ज़्यादा आती थी और बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। वो एक तरफ खिसक गईं और मैंने किनारे पर जगह बना ली। हम दोनों कुछ देर चुपचाप लेटे रहे। आसमान में तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। तभी सुधा चाची की धीमी आवाज़ आई, रिया बेटी, आज अच्छा लग रहा है कि तुम पास हो। मैंने धीरे से कहा, मुझे भी चाची। फिर चुप्पी छा गई, लेकिन मेरे मन में शाम वाली बात घूम रही थी। आखिर उनकी उदासी का कारण क्या था? मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, चाची, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? वो थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोलीं, पूछो बेटी। मैंने कहा, आज शाम जब मैंने दिल्ली घूमने की बात की थी तो आपका चेहरा अचानक उदास हो गया था। क्या चाचा और आपके बीच सब ठीक है? सुधा चाची ने करवट बदली। उनकी सांस थोड़ी भारी हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, रिया, सब ठीक है, तुम ज़्यादा मत सोचो। लेकिन उनकी आवाज़ में सच्चाई नहीं थी, वो कुछ छुपा रही थीं। मैं चुप हो गई। कुछ देर बाद अचानक उनकी सिसकी सुनाई दी। मैं चौंक गई और उनकी तरफ देखा। चांद की रोशनी में उनके गालों पर आंसू चमक रहे थे। मैंने हल्के से कहा, चाची क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने आंसू पोंछने की कोशिश की लेकिन नहीं छुपा पाईं। मैंने कहा, चाची अब छुपाइए मत, मुझे बताइए, आपकी कसम। सुधा चाची ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ टूट रही थी। रिया बेटी, तुम्हारे चाचा दिल्ली में रहते तो हैं, लेकिन जैसा सबको पता है कि वो बड़ी कंपनी में अच्छा काम करते हैं, वो बात पूरी तरह सच नहीं है। मैं चौंक गई। तो चाचा क्या करते हैं? उन्होंने आंखें बंद करके कहा, वो एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। विदेशी टूरिस्ट्स को दिल्ली, आगरा, जयपुर घुमाते हैं, होटल बुक करते हैं, साइट सीइंग कराते हैं, कभी कभी उनके साथ ही रहते हैं, पार्टी करते हैं। मैंने कहा, चाची इसमें क्या बुराई है? लोगों की मदद करना तो अच्छा काम है। सुधा चाची ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें नम थीं। बेटी, काम में बुराई नहीं है, लेकिन बात सिर्फ काम की नहीं है। जब तुमने दिल्ली घूमने की बात की तो मैं इसीलिए चुप हो गई क्योंकि हाँ, मैं भी उनके साथ दिल्ली गई थी, हमारी शादी के 6 महीने बाद। वो मुझे दिल्ली घुमाने ले गए थे। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल। हमने बहुत फ़ोटो खिंचवाईं। जैसे हर नई दुल्हन सपना देखती है, वैसे ही मैंने भी देखे थे। उनकी आंखें पल भर के लिए चमकीं, फिर बुझ गईं। लेकिन एक रात हम एक होटल में रुके थे। मैं थककर सो गई थी। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो चाचा बिस्तर पर नहीं थे। मैंने सोचा शायद बाथरूम गए होंगे, लेकिन जब काफ़ी देर तक नहीं आए तो मैं बाहर निकली। लॉबी में नहीं मिले। फिर मैं होटल के गार्डन की तरफ गई। वहाँ मैंने देखा कि तुम्हारे चाचा एक विदेशी महिला के साथ बैठे थे। वो दोनों बहुत करीब थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे मैं उनके लिए कुछ भी नहीं थी। मेरा दिल टूट गया। मैं चुपचाप वापस कमरे में आ गई
और दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। सुबह जब चाचा वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि रात कहाँ थे। उन्होंने बहाना बनाया कि हवा खाने गए थे, लेकिन मैंने सब देख लिया था। जब मैंने उन्हें सच बताया तो वो घबरा गए, लेकिन शर्मिंदा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह उनका काम है, टूरिस्ट्स को खुश रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। यह सब प्रोफेशनल है। सुधा चाची की आवाज़ कांप रही थी। मैंने उनसे कहा कि शादी एक वादा है, एक भरोसा है। अगर तुम्हारे लिए यह सिर्फ काम है तो मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती जहाँ वफादारी सिर्फ एक तरफ हो। हमारे बीच बहुत बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं गांव की सोच रखती हूँ, दिल्ली की दुनिया समझ नहीं आती। मैंने अपना सामान पैक किया और उसी दिन ट्रेन पकड़कर वापस आ गई। चाचा ने मुझे रोकने की कोशिश तक नहीं की, न बाद में फ़ोन किया, न कोई खबर ली, जैसे मैं कभी उनकी ज़िंदगी में थी ही नहीं। सुधा चाची चुप हो गईं। उनकी सांसें भारी हो रही थीं। मैंने उनका हाथ थामा और धीरे से कहा, चाची, आपने ये दर्द इतने सालों तक अकेले सहा, क्यों किसी को नहीं बताया? उन्होंने थकी हुई आवाज़ में कहा, किसे बताती रिया? लोग क्या कहते, परिवार क्या सोचता? मैंने सोचा चुप रहकर ही ठीक है, लेकिन आज तुम्हारे साथ बैठकर लगा कि कोई है जो बिना जज किए सुन रहा है। मैंने कहा, चाची, आप बहुत मजबूत हैं, आपने अकेले इतना सब सहा, लेकिन अब आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए। गलती उनकी थी, न कि आपकी। आपने वफादारी निभाई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। अब आपको अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। पढ़ाई पूरी करो, परिवार का साथ दो और खुद पर भरोसा रखो। समय सब ठीक कर देता है। सुधा चाची ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब आंसू कम थे, एक हल्की सी शांति थी। उन्होंने कहा, रिया बेटी, तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। शायद मैंने पहले कभी किसी से इतना खुलकर नहीं कहा। तुम्हारा साथ मिला तो लगा बोझ हल्का हो गया। हम दोनों देर तक चुप रहे। हवा की सरसराहट और दूर के खर्राटों के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मैंने सोचा कि कभी कभी किसी का दर्द सुनना और बस उसके साथ होना ही बहुत बड़ी ताकत दे जाता है। सुधा चाची की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उनके चेहरे पर अब वो थकान कम लग रही थी। शायद उन्हें राहत मिली थी। अगले दिन सुबह सगाई की तैयारियां शुरू हो गईं। सुधा चाची सामान्य लग रही थीं, लेकिन अब उनकी मुस्कान में थोड़ी असली चमक लौट आई थी। वो मुझसे मिलती तो हल्के से मुस्कुरा देती, जैसे कोई राज हम दोनों के बीच था जो हमें करीब ला गया था। मैंने मन में ठान लिया कि कभी भी किसी की उदासी को अनदेखा नहीं करूँगी। छोटी छोटी बातें, एक दूसरे का साथ, ये ही ज़िंदगी को संभालते हैं। दोस्तों, सुधा चाची की ये कहानी मुझे सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा और सम्मान सबसे ज़रूरी है। अगर कोई रिश्ता सिर्फ एक तरफ से चल रहा हो तो उसे ज़बरदस्ती नहीं थामना चाहिए। खुद को मजबूत बनाना चाहिए, दर्द को सहकर भी आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब कोई अपना दर्द बांटे तो उसे सुनना और समझना चाहिए। कभी कभी चुपचाप साथ देना ही सबसे बड़ी मदद होती है। ज़िंदगी में कई बार हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों की उदासी नहीं समझ पाते। सुधा चाची जैसी महिलाएं अकेले बहुत कुछ सह लेती हैं, लेकिन एक सच्चा साथी या सुनने वाला कान उन्हें नई ताकत दे सकता है। हमें सीखना चाहिए कि रिश्ते बनाए रखने के लिए वफादारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर एक तरफ झूठ और धोखा हो तो उस रिश्ते में रहना खुद को धोखा देना है। रिया की तरह हमें भी दूसरों की छोटी छोटी उदासियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक सवाल, एक सुनना किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। सुधा चाची अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने परिवार की मदद से खुद का एक छोटा सा काम शुरू किया है। बच्चों को पढ़ाती हैं और खुद भी खुश रहने की कोशिश करती हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दर्द से गुजरकर भी इंसान नया सवेरा पा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट से ही मैं नई कहानियाँ ला पाती हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।